स्वागत दोस्तों आपको शार्प आईक्यू एजुकेशन में MED 2 को हम लोग पढ़ रहे हैं। आज इसमें हम लोग को चैप्टर 8 पढ़ना है, क्षेत्रीय व भूमंडलीय समस्याएं यानी रीजनल एंड ग्लोबल प्रॉब्लम्स। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल शार्प आईक्यू एजुकेशन उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। आइए समझते हैं इसमें अब जो रीजनल और ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं इनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इससे मेनली 3 हम लोग को पढ़ना है। मरुस्थलीकरण, सुस्थिर जीवन शैली के लिए संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में एक व्यक्ति का सहयोग। समझते हैं इसमें पहला है मरुस्थलीकरण यानी कि डिजर्टिफिकेशन। मरुस्थलीकरण से तात्पर्य उन प्राकृतिक स्थितियों के विस्तार से है जो न्यूनतम वर्षा तथा उच्च तापमान द्वारा वनस्पति के अभाव में उद्भूत होती हैं, जहां विशाल क्षेत्र में बालू के स्तूपों का विस्तार होता है और जल की कमी के कारण कृषि करना मुश्किल होता है। मरुस्थलीकरण आप जानते हैं कि जहाँ वर्षा नहीं होती है, वनस्पतियों का अभाव होता है, बालू का ढेर होता है और जहाँ कृषि करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, उस जगह को हम क्या कहते हैं, मरुस्थल कहते हैं। मरुस्थलीकरण पर्यावरण के प्रतिकूलन का प्रतीक है, यानी कि निगेटिव इफेक्ट बताता है एनवायरनमेंट का, तथा एक ऐसी परिस्थिति की स्वरूप को जन्म देता है जिसमें समानुकूलन अत्यंत विपरीत परिस्थिति में किया जाता है। इस अवस्था की जिम्मेदार केवल प्रकृति नहीं बल्कि मानव अपनी गतिविधि से इसके लिए उत्तरदायी होता है। मरुस्थलीकरण के अंतर्गत पर्यावरण का अवनयन यानी कि डिग्रेडेशन होता है, क्षरण होता है इसे कहते हैं हम। तो एक तरह का यहाँ पे मरुस्थलीकरण की बात की जा रही है, यानी कि इंसान अपने कार्य से ऐसे कार्य करता है जिससे मरुस्थलीकरण की स्थिति पैदा हो रही है। धीरे धीरे जो वर्षा है, जो पानी है, ये बरसात कम हो रही है, सूखा ज़्यादा पड़ने लगता है और इससे पर्यावरण का ह्रास होने लगता है। पहला आप आई होप टॉपिक समझ गए होंगे। अगला समझते हैं आगे। इसी में मरुस्थलीकरण के निम्नलिखित कारण हैं। बड़े स्तर पर वनों को काटना, जिसके कारण पानी का अभाव पड़ता है, क्योंकि जिसमें जानते हैं आप पेड़ पौधे कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं जनसंख्या में, पर्यावरण को मेंटेन रखने में। जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि, ये भी एक तरीका, क्योंकि ज़्यादा वृद्धि होती है तो संसाधन भी ज़्यादा लगती है, इससे पर्यावरण क्षरण और ज़्यादा होता है। वर्षा की कमी कारण सूखा पड़ना, ये भी एक फैक्टर है। मिट्टी की लवणता में वृद्धि, यानी कि एसिडिटी जब मिट्टी की बढ़ जाती है तो मिट्टी जो है बंजर हो जाती है। अनियंत्रण एवं अत्यधिक प्रसुचारीकरण, यानी कि एक अनियंत्रता से सिंचाई खेती करना, इसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। यानी कि इस तरह से अनकंट्रोल एंड एक्सेसिव एनिमल ग्रेजिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा पशु चराई करना, यानी कि एनिमल को ग्रेजिंग करवाना, ये भी एक कारण हो सकता है। भूजल स्तर में कमी आना, यानी कि जो ग्राउंड वाटर लेवल है इसमें डिक्रीजमेंट होना। वायु तथा मरुस्थल का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ एयर एंड डिजर्ट, मिट्टी में नमी और आर्द्रता की कमी होना। मॉइस्चराइजेशन में जब कमी आ जाती है सॉइल में तो खेती के लिए या मुश्किल होता है। अगला समझते हैं सुस्थिर जीवन शैली के लिए संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग, प्रूडेंट यूज ऑफ रिसोर्सेज फॉर एन सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। क्या ऐसा होना चाहिए, कैसे क्या कार्य करने चाहिए, इसमें समझते हैं। संसाधन मानव के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। संसाधन मनुष्य की जीवन शैली तथा भरण पोषण संसाधन पर ही निर्भर करता है, इसलिए संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग व संरक्षण मानव जाति के प्रथम कर्तव्य बनता है। प्राकृतिक संसाधन की उपलब्धता में भविष्य में बनी रहे, इसके लिए इसके विवेकपूर्ण उपयोग किया जाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यानी संसाधनों का मेंटेन रहना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन लाइफ के लिए। बिना विनाश के विकास की गति को बढ़ाने पर ही सुस्थिर जीवन शैली बनाई जा सकती है। यानी कि प्रूडेंट लाइफ या हेल्दी लाइफस्टाइल तभी मेंटेन की जा सकती है जब एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरह हम लोग बढ़ें, यानी कि बिना प्रकृति को डिस्ट्रॉय किए डेवलपमेंट पॉसिबल हो, तभी एक हम अच्छी और हेल्दी लाइफस्टाइल ला सकते हैं। इसके लिए संसाधनों के दुरुपयोग पर रोक लगाना होगा। आज मनुष्य असतत गतिविधियों के कारण पर्यावरण को दूषित हुआ है, यानी जो मनुष्य आज सतत कार्य कर रहा है उससे से ही जो पर्यावरण है इसको यह दूषित हुए हैं, जिससे पर्यावरण से संबंधित बहुत सी समस्याएं विश्व में प्रमुख आ खड़ी हुई हैं। इन सभी को हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए तथा भविष्य में इस प्रकार के दुष्परिणामों को रोकने के लिए ऐसे प्रयास करने होंगे जो पर्यावरण के अनुकूल हो, वरना पृथ्वी पर मानव जीवन असंभव हो जाएगा। तो अगर हम लोग इस पर रोक नहीं लगाया गया तो पर्यावरण पर जो पृथ्वी पर जो मानव है वह खत्म होने के कगार पर आ जाएगा। अगला समझते हैं प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण में एक व्यक्ति का क्या रोल हो सकता है, क्या सहयोग हो सकता है, इसको हम लोग समझते हैं।
प्रकृति मानव जीवन का भरण पोषण सदियों से करती आ रही है, किंतु मानव नकारात्मक गतिविधियों ने आज प्रकृति को प्रदूषित कर दिया है। मानव की सतत गतिविधियों के कारण पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचा है, उसके दुष्परिणाम आज पूरा विश्व को झेलना पड़ रहा है। आप जानते हैं कि औद्योगिकरण इतनी तेजी से हुआ कि जो ओजोन लेयर डिप्रेशन है, ऐसे कई सारे आज की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। यदि इसको नियंत्रित नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ियों एक प्रदूषित वातावरण को त्रासदी को झेलनी पड़ेगी। इस भयानक समस्या का सामना करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को इसमें सहयोग करना होगा। एक व्यक्ति प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण में निम्न प्रकार से सहयोग दे सकता है, यानी कि हर एक व्यक्ति को अब इसमें एकजुट होना पड़ेगा, इसमें सहयोग देना पड़ेगा, तभी प्राकृतिक संसाधन इसमें बचाए जा सकते हैं और आने वाली जो भी जनरेशन है उनको झेलने से रोक सकते हैं हम लोग, कि उनके सामने ऐसी स्थिति पैदा ना हो कि वह पर्यावरण को झेलें। आगे समझते हैं इसमें क्या कौन सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, कौन कौन से सहयोग हो सकते हैं। पहला है वनों को नष्ट होने से बचाकर, यानी कि वनों को नष्ट होने से बचाकर, यानी कि वनों को ना काट कर। पर्यावरण के प्रति जागरूक रहकर, यानी कि कौन क्या चीज़ें करने जिससे पर्यावरण दूषित हो रहा है इसके बारे में जागरूकता सीख पाकर। अगला है ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों को प्रयोग करके, यानी कि जो भी ऑप्शनल अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है उसका यूज़ करके। पैसे पेट्रोल ऐसे पेट्रोलियम से ऐसे नेचुरल सोर्सेज का यूज़ ना करें जिससे प्रदूषण फैले। अगला है चारागाह के अतिरिक्त अन्य साधनों पर पशुचारण को रोक लगाकर, यानी कि जो ग्रेजिंग है उसको ज़्यादा ना करके उस पर कम करके। नवीकरणीय संसाधनों को अधिक उपयोग करके, यानी कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करके इसको हम रोक लगा सकते हैं। खनन द्वारा प्रयुक्त खनिजों का विवेकपूर्ण प्रयोग करके, यानी जो माइनिंग से जो मिनरल्स मिल रहे हैं उसका हम अच्छे से यूटिलाइजेशन करें, ज़्यादा मात्रा में ना यूटिलाइज करें, क्योंकि ज़्यादा खनन करेंगे तो उससे क्या होगा, आने वाले जनरेशन के लिए खनिज खत्म हो जाएगा। अगला है सातवां, कृषि में रासायनिक उर्वरकों जीवाश्मों जीवनाशी साधनों का प्रयोग कम से कम करके, यानी कि जो केमिकल फर्टिलाइजेशन और बायो रिसोर्सेज हैं एग्रीकल्चर में इसका यूज़ कम से कम करके फार्मिंग करें, जिससे क्या हो कि जो भूमि हो बंजर ना हो। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु बनाए गए कानून का पालन करके, यानी कि जो लॉज मेक किया गया है कंट्री द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए, उसका यूज़ करके हम नेचुरल रिसोर्सेज साथ ही साथ पर्यावरण को हम बचा सकते हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को ला सकते हैं। अगला समझते हैं हम लोग जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारण क्या है, यानी कि व्हाट इज द मेन कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। समझते हैं इसमें वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव जलवायु परिवर्तन है, यानी कि क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा जो बिगेस्ट साइड इफेक्ट है वो एयर पॉल्यूशन है, वायु प्रदूषण। प्रकृति के साथ मानव का छेड़छाड़ से सदियों से संतुलित जलवायु में पैदा हुए असंतुलन को प्राकृतिक जलवायु परिवर्तन की संज्ञा दी जाती है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ बताई गई है कि जो जलवायु परिवर्तन है इसमें जो वायु प्रदूषण है वो सबसे बड़ा दुष्प्रभाव है, और जो सदियों से जो छेड़खानी करता चला आ रहा है उसमें सबसे बड़ा जो असंतुलन पैदा हुआ है वो जलवायु परिवर्तन हुआ है। यानी धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि जो हीट है हीटिंग इफेक्ट बढ़ता नज़र आ रहा है और ग्लोबल हीटिंग इफेक्ट देखने को मिल रहा है आज के समय। पहला इसमें समझते हैं कि क्या क्या कारण हैं इसके निम्नलिखित। पहला है औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन। औद्योगिकरण के कारण उत्पन्न हुई ग्रीन हाउस गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड भारी मात्रा में उत्पादित होती है, जिससे जलवायु में परिवर्तन होता है। तो ये सभी इतनी हार्मफुल गैसेस का उत्पन्न हुआ जिससे क्या हुआ कि जो जलवायु है इसमें परिवर्तन हुआ। हमने शायद आपको पिछले लेक्चर में CO2 के इफेक्ट के बारे में बताया कि कैसे CO2 जो हीट है वो बढ़ाने में मदद करता है। ये एक तरह का बहुत ही हार्मफुल गैस एक समय पर हो जाता है जब इसका अत्यधिक ज़्यादा उत्सर्जन यानी कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है। अगला समझते हैं जलवायु में अप्राकृतिक संसाधन परिवर्तन यानी अननेचुरल चेंज इन द क्लाइमेट। इसको समझते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ही पृथ्वी पर तापमान बढ़ोतरी हो रही है, जिससे जलवायु में परिवर्तन आ रहा है। चलिए आप इसको समझ ही लेते हैं। होता क्या है, पृथ्वी क्या होती है, पृथ्वी के ऊपर एक चादर इसे कहते हैं वायुमंडल है। वायुमंडल को मोस्टली क्या कहते हैं, हम एक चादर कहते हैं, जो वायु की परत है, जो बाहर से आने वाली सूरज से आने वाली यूवी किरणों को रोकता है, हार्मफुल यूवी किरणों को प्यूरिफाई करके जो यूजफुल यूवी किरण है उनको ही अंदर जाने देता है। अब होता क्या है कि ये जो यूवी किरण आ जाती हैं ये क्या कहते हैं CO2 क्या करता है, ये वायुमंडल में अगर जब आ जाता है हमारे एयर में, तो जो यूवी रेज जो हीट जो बाहर जाना होता है ये उसको बाहर नहीं जाने देता है,
ये अंदर ही अंदर ट्रैप करता चला जाता है। तो इससे क्या होता है, पृथ्वी के अंदर जो हीट है वो बढ़ता चला जाता है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हार्मफुल गैस हो जाती है एक समय जब इसका ज़्यादा से ज़्यादा उत्सर्जन हो जाता है। तो यही होता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट इसे ही कहते हैं। तो यहीं पे यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे यही बात डिस्कस की जा रही है। अगला समझते हैं तापमान में वृद्धि यानी इंक्रीज इन द टेम्परेचर। जलवायु परिवर्तन की समस्या का प्रत्यक्ष कारण पृथ्वी में तापमान वृद्धि होना है। पृथ्वी का तापमान औद्योगिकरण, नगरीकरण, वनों की कमी के कारण बढ़ा है। 1988 में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन के एक अंतर्राष्ट्रीय दल इंटर पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी ने अपने शोध में बताया कि पिछली सदी के दौरान औसत तापमान 0.3 से 0.6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने से ही जलवायु गड़बड़ी हुई है, जलवायु गड़बड़ी की गई है तथा इसके दुष्परिणाम सामने आने लगे। आप देख रहे हैं कि पहले के समय से और अब में कितनी डिग्री बढ़ा है। इससे कारण यही हुआ है कि धीरे धीरे दुष्परिणाम आने लगे हैं, धीरे धीरे सूखा बढ़ने लगा है और ग्लेशियर्स पिघलने लगे हैं। अगला टॉपिक हम लोग समझते हैं भूमंडलीय ताप के क्या परिणाम हो सकते हैं, यानी कि कॉन्सिक्वेंसेस बताने हैं आपको ग्लोबल वार्मिंग के। भूमंडलीय ताप के संबंधी पृथ्वी के तापमान में औसतन वृद्धि से ही इसके कारण जलवायु में परिवर्तन हुआ है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग रिलेटेड टू द एवरेज इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, यानी एवरेज इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ टेम्परेचर की जो एवरेज टेम्परेचर है उससे ज़्यादा बढ़ जाना ही क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ड्यू टू विच चेंज इन द क्लाइमेट अकर्स, इससे क्या होता है, क्लाइमेट में चेंज होता है। औद्योगिक क्रांति के दौरान हमारी कृषि और एवं औद्योगिक क्रियाओं के फलस्वरूप जलवायु पर्यावरण में परिवर्तन होना आरंभ हुआ है, यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण ही क्लाइमेट चेंज हुआ है। और जो इन्वायरमेंट है स्टार्टिंग टेक प्लेस द रिजल्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, इन इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के कारण ही क्लाइमेट चेंज होता हुआ दिखाई दिया है। और यही आज के समय जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज है अराइज करने का कारण बना है। औद्योगिक क्रांति से पूर्व वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में गैस उत्सर्जित होती थी, किंतु जनसंख्या वृद्धि, जीवाश्म ईंधन के जलाने, वनों को कटाव के कारण पर्यावरण में अनेक गैस प्रभावित हुई यानी कि निकली हैं। 1800 के दशक के अंत से पृथ्वी की सतह के औसत तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। 2100 तक इस तापमान 21वीं शताब्दी यानी 21वीं वर्ष तक तापमान में लगभग 1.4 से 5.8 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने का अनुमान है। भूमंडलीय ताप के विनाशकारी परिणाम निम्नलिखित हैं। आप देख रहे हैं कि जहां 1800 तक सब मामला नॉर्मल था, सब बढ़िया चल रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण यहाँ पे तेजी से दिक्कत देखने को मिली और आज के समय कितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं इसको समझते हैं। सबसे बड़ी बात है मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। ये क्या होता है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स से होता क्या है, बाढ़ की समस्या बढ़ सकती है। धीरे धीरे जो द्वीप हैं ऑस्ट्रेलिया से, जैसे छोटे छोटे जो द्वीप होते हैं, धीरे धीरे वो डूबना शुरू हो जाएंगे और वहाँ से लोगों का पलायन होगा और धीरे धीरे क्या होने लगेगा, जो निचले सतह के देश हैं वो डूबने की स्थिति उन पर बढ़ सकती है। तो ये है ग्लेशियर का पिघलना सबसे बड़ा फैक्टर। अगला है फसलों का नाश यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स जिसका डिस्ट्रक्शन हो सकता है, सब फूड की यहाँ पे कमी पड़ सकती है, भुखमरी का कारण बन सकता है। क्या, भूताप यानी ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्सिक्वेंसेस कैसे हो सकता है भैया, अगर टेम्परेचर बढ़ गया, पानी नहीं बरसा तो क्रॉप्स को पानी नहीं मिला, क्रॉप्स को पानी नहीं मिलेगा तो फसलों का नाश हो जाएगा, सूख जाएगी फसल। अगला है तटीय बाढ़ आना यानी कोस्टल फ्लोडिंग। आपको मैंने पहले बताया कि बाढ़ आने की संभावना बढ़ सकती है। और स्थिरीकरण व बाढ़ की स्थिति का वृद्धि होना, डिसर्टिफिकेशन ऑफ फ्लड सिचुएशन, वही बात। संक्रमित रोगों का बढ़ना यानी इन्फेक्शन डिजीज का बढ़ना भी हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग का एक कॉन्सिक्वेंसेस। खाद्यान्न का अभाव, लैक ऑफ फूड ग्रेन्स। महासागर व्यवहार में परिवर्तन, यानी कि जो महासागर व्यवहार है, जाहिर सी बात है ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो महासागर जो होंगे सीज एक असाधारण व्यवहार में उनके परिवर्तन आएगा, यानी कि जो सी लेवल्स का उठना होगा वो और ज़्यादा उठने लगेगा, जिससे जो कोस्टल जो बाहरी एरिया हैं, बीच के एरियाज़ हैं, वहाँ पर धीरे धीरे ज़मीन और पानी लेवल और बढ़ता जाएगा और वो और ज़मीन के अंदर पास में आता जाएगा, एरिया उससे क्या होगी और कम होती जाएगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, यहाँ से लेक्चर समाप्त होता है और नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके चैप्टर 9 को डिस्कस करेंगे। आई होप आपने सारी टॉपिक्स को भली भांति समझ लिया होगा। बने रहिए हमारे साथ, लाइक करें चैनल को, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुभ दिन, धन्यवाद।